प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.3 प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें छठा प्रश्न है, किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो पहले हम प्रश्न को समझते हैं। जो आरंभिक तापमान था कमरे का, वो था 40 डिग्री सेल्सियस और इस तापमान को कम किया जा रहा है प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस। तापमान के कम होने की जो दर है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे के पश्चात कमरे का तापमान कम हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो तापमान रहेगा 1 घंटे के बाद 40 नफी 5, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार 2 घंटे के पश्चात जो तापमान है वो रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा, तो रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। कैसे? 40 नफी 2 गुणा 5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो रहा है, तो 2 घंटे के पश्चात जो तापमान में कमी होगी वो होगी 2 गुणा 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस 2 घंटे के पश्चात का तापमान कम हो जाएगा। तो 40 नफी 10 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा 2 घंटे के पश्चात। इसी प्रकार 10 घंटे बाद कमरे का तापमान रहेगा 40 नफी 10 गुणा 5 डिग्री सेल्सियस, या इस प्रकार भी इसको लिखते हैं कि 40 जमा 10 गुणा नफी 5 डिग्री सेल्सियस, या नफी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी को दर्शा रहा है। तो ये बनेगा 40 डिग्री सेल्सियस प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस 10 है और यहाँ माइनस 5 डिग्री सेल्सियस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन है यहाँ पर, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और 10 की गुणा कर देंगे 5 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे के बाद जो तापमान रहेगा हमारा इस कमरे का, वो रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि बचेगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विपरीत चिन्ह के पूर्णांक हैं 40 और 50। एक धनात्मक पूर्णांक है 40 और माइनस 50 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब भी इस तरह के पूर्णांकों का योग हम करते हैं तो हम पूर्णांकों को घटा देते हैं, और जो बड़े पूर्णांक के साथ जो चिन्ह होता है वही हम उत्तर में लगाते हैं। तो 50 के साथ ऋणात्मक चिन्ह है, तो यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह लगेगा, यह बनेगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। अतः इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होगा। माइनस 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस कम होगा तापमान 10 घंटे के बाद। तो 7वां प्रश्न है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नफी 2 अंक दिए जाते हैं, मतलब माइनस 2 अंक दिए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर गलत उत्तर देते हैं तो उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे और सही उत्तर के 5 अंक उसको मिलेंगे। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिया जाता है। तो इसमें पहला भाग है, मोहन द्वारा प्रश्नों का सही और 4 प्रश्नों का सही और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है मोहन, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? दूसरा भाग है, रेशमा के 5 उत्तर सही हैं और 5 उत्तर गलत हैं, उसके द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? तीसरा भाग है, हीना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं, उनमें से 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर गलत हैं, तो उससे कितने अंक प्राप्त होते हैं? आइए देखते हैं। इसका पहला भाग, 4 सही प्रश्नों के लिए मोहन को मिले अंक। उसने 4 प्रश्न सही किए हैं, उनके उत्तर सही दिए हैं, तो मोहन को 4 सही प्रश्नों के जो अंक मिलते हैं 4 गुणा 5 20 अंक। क्यों? क्योंकि एक सही उत्तर के 5 अंक मिलते हैं, तो 4 सही उत्तरों के 4 गुणा 5 20 अंक मिलेंगे। लेकिन उसने 6 प्रश्न गलत भी किए हैं, उनके उत्तर गलत दिए हैं। 6 गलत प्रश्नों के लिए मोहन को मिले अंक हैं 6 गुणा नफी 2 नफी 12
मतलब नफी 12 का मतलब है 12 अंक उसके कट गए। तो इस प्रकार मोहन को मिले कुल अंक जो होंगे वो 4 गुणा 5 जमा 6 गुणा नफी 2। कुल अंक पूछे हैं तो हम इन दोनों का योग करेंगे। तो 4 गुणा 5 तो हो गया 20 जमा 6 गुणा नफी 2 जो कि ऊपर हमने सॉल्व किया है, प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस का 12। तो इसका अर्थ है प्लस इंटू माइनस, यहाँ भी हम लिखते हैं इसको माइनस। तो 20 नफी 12 मतलब यहाँ पर इसके 12 अंक कम हो गए, कट गए। तो 20 नफी 12 8। तो उसको जो अंक मिलेंगे कुल अंक वो मिलेंगे केवल 8, क्योंकि उसने 6 प्रश्न उनके उत्तर गलत दिए हैं। इसलिए मोहन को टेस्ट में कुल 8 अंक प्राप्त हुए। इसका दूसरा भाग है कि 5 सही प्रश्नों के लिए रेशमा को मिले कुल अंक। 5 प्रश्न वो सही करती है, उनके उत्तर सही देती है तो उसको 25 अंक मिलेंगे। लेकिन 5 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं तो एक गलत उत्तर के 2 अंक कटते हैं, मतलब -2 अंक मिलते हैं एक गलत उत्तर के। तो 5 गलत उत्तरों के उसको जो अंक मिलेंगे 5 गुणा नफी 2 जो कि हो जाता है नफी 10, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 गुणे 10 -10। -10 का मतलब है -10 अंक प्राप्त करने का मतलब है 10 अंक का कट जाना, मतलब कम हो जाना। इस प्रकार रेशमा को मिले कुल अंक हैं 25 जमा, कुल कर रहे हैं मतलब टोटल कर रहे हैं हम, नफी 10। 25 में नफी 10 को जोड़ना, उसका मतलब है कि 25 में से 10 को घटाना, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -25 माइनस 10 जो कि किसके बराबर हुआ 15, क्योंकि नफी 10 अंक उसको मिले हैं गलत उत्तरों के और 25 अंक मिले हैं उसको सही उत्तरों के। तो कुल अंक हुए जो उसने प्राप्त किए वो हैं 15। अतः रेशमा को टेस्ट में कुल 15 अंक मिले हैं। इसके बाद है 2 सही प्रश्नों के लिए हीना को मिले कुल अंक। 2 सही उत्तर उसने दिए हैं, सही प्रश्न किए उसने 2, जिसके उसको मिल गए 2 गुणा 5, क्योंकि एक सही प्रश्न के उसको मिलते हैं 5 अंक। सही उत्तर देने पर, एक सही उत्तर देने पर 5 अंक मिलते हैं, तो 2 सही उत्तर देने पर उसको मिल जाएंगे 2 गुणा 5 10 अंक। लेकिन वो ज़्यादा प्रश्न गलत करती है, 5 गलत उत्तर दे देती है प्रश्नों के, तो उसके लिए उसको जो अंक मिलेंगे एक गलत उत्तर के मिलते हैं -2 अंक, मतलब -2 मतलब 2 अंक कम हो जाएंगे एक गलत उत्तर पर। तो 5 गलत उत्तर देती है तो 5 गुणा नफी 2 10 अंक उसके कम होंगे। -10 का मतलब है 10 अंक उसके कम हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस प्रकार हीना को मिले कुल अंक, देखो सही उत्तरों के उसको 10 अंक मिले हैं, जमा गलत उत्तरों के नफी 10 अंक मिले हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 10 प्लस -10 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस इंटू माइनस 10 माइनस 10 जो कि 0 होता है। अतः हीना को टेस्ट में कुल 0 अंक मिले। इसके बाद है 8वां प्रश्न। एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। अगर कंपनी सफ़ेद रंग का सीमेंट बेचती है तो एक बोरी पर कितना लाभ हो रहा है 8 रुपये, और अगर स्लेटी रंग का सीमेंट बेचती है कंपनी तो एक बोरी पर उसको हानि हो जाती है 5 रुपये की। तो अब इसमें ये भाग दिया है किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती हैं, उसका लाभ अथवा हानि क्या है। बी भाग है यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना लाभ हो और ना हानि हो। तो इसमें हम पहले भाग को, ये भाग को करते हैं। अब पहले तो लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया गया है कि सफ़ेद सीमेंट की जो बोरी बेची जाती है उस पर प्रत्येक बोरी पर उसको लाभ होता है 8 रुपये का कंपनी को, और एक स्लेटी बोरी बेचने पर कंपनी को जो हानि होती है 5 रुपये होती है। अब ए भाग में दिया गया है कि सफ़ेद सीमेंट की बोरियां जो बेची गई 3000 बोरियां, तो उन पर उसको जो लाभ होगा वो कितने रुपए होगा, क्योंकि एक बोरी पर लाभ होता है 8 रुपये, तो 3000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियों को बेचने पर जो लाभ होगा 3000 गुना 8 रुपये 24,000 रुपये का लाभ हो जाएगा।
लेकिन साथ में स्लेटी सीमेंट की बोरियां बेचती है कंपनी 5,000 उसी महीने में, तो एक बोरी पर हानि हो रही थी 5 रुपये की, तो 5,000 बोरियां बेचने पर उसको हानि हो रही है 5,000 गुणा 5, 25,000 रुपये की। तो पूरा सौदे पर जो पूरा सौदा हुआ महीने में 3,000 बोरियां बेची गई सफ़ेद सीमेंट की और 5,000 बोरियां बेची गई हैं स्लेटी सीमेंट की। तो लाभ भी हुआ हानि भी हुई, लेकिन हानि हुई 25,000 रुपये की और लाभ हुआ 24,000 रुपये का। तो पूरे सौदे पर उसको जो हानि होती है कितनी ज़्यादा है वो देखते हैं हम, 1,000 रुपये ज़्यादा है लाभ से। तो पूरे सौदे पर उसको 1,000 रुपये की हानि होगी, क्योंकि लाभ भी हुआ था हानि भी हुई, लेकिन हानि ज़्यादा है, 1,000 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसको पूरे सौदे पर 1,000 रुपये के नुकसान हो गया। क्योंकि लाभ छोटा है यहाँ पर, कम है हानि से, इसलिए कुल हानि जो हुई पूरे सौदे पर वो हुई हानि माइनस लाभ 25,000 माइनस 24,000 बराबर है 1,000 रुपये की। 1,000 का लॉस हो गया उस महीने कंपनी को, अतः कंपनी को 1,000 रुपये की हानि होगी। अब अगला प्रश्न है कि अगर स्लेटी सीमेंट की बोरियों की जो बोरियां बेची गई हैं उनकी संख्या है 6,400। स्लेटी रंग की जो सीमेंट बेची गई उसकी बोरियों की संख्या है 6,400। अगर इतनी है तो कंपनी को सफ़ेद रंग की सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी पड़े ताकि कंपनी को ना लाभ हो ना ही हानि। जितने का मतलब खरीदा था उतने में ही, ना ही उसको प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो माना बेची गई सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या बराबर है एक्स। कितनी बोरियां बेची जाएं, हम मान लेते हैं कि एक्स बोरियां बेचने पर, सफ़ेद रंग की एक्स बोरियां बेचने पर कुल पूरे सौदे पर कंपनी को ना ही लाभ होगा ना ही हानि। जब स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां अगर 6,400 बेची जाती हैं तो सफ़ेद रंग की कितनी बोरियां बेची जाएं कि पूरे सौदे पर ना ही लाभ हो ना ही हानि। मान लेते हैं वो पूछा है कितनी, हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से एक्स बोरियां। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ना ही लाभ होगा ना ही पूरे सौदे पर ना ही लाभ होगा ना ही हानि। हानि और लाभ बराबर बराबर होंगे। तो हानि हम देखते हैं, क्योंकि 5 रुपये की हानि होती है स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर। तो यहाँ स्लेटी रंग की जो सीमेंट की बोरियों की संख्या है 6,400 बेची गई हैं, तो 5 रुपये हर एक बोरी पर हानि होगी। तो हानि जो है 5 गुणा 6,400 और लाभ भी इसी के बराबर होना चाहिए। तो लाभ अगर एक्स बोरियां बेची जाती हैं तो एक्स बोरियां सफ़ेद रंग के सीमेंट की है और एक सफ़ेद रंग के सीमेंट की बोरी पर जो लाभ होता है 8 रुपये का हो रहा है। तो एक्स बोरियां बेचने पर लाभ कितना होगा, एक्स गुणा 8। ये दोनों बराबर होंगे, मतलब पूरे सौदे पर ना लाभ होगा ना ही हानि, क्योंकि हानि और लाभ बराबर बराबर होंगे तभी पूरे सौदे पर ना ही लाभ होगा ना ही हानि। तो यहाँ से हम इस समीकरण को हल करते हैं। एक्स को 8 यहाँ गुणा कर रहा था, जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 5 गुणा 6,400 को भाग करेगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स बराबर है 5 गुणा 6,400 बटा 8। जब इससे 8 से इसको भाग करते हैं, 8 आठे 64 और इधर 2 जीरो, 800 गुणा 5 जो कि कितना हो जाता है 800 गुणा 5, 2 जीरो वैसे ही रखेंगे लास्ट में और 8 5 40, तो 4,000। दिस इंप्लाइज एक्स किसके बराबर आ गया, 4,000 के बराबर। तो 4,000 बोरियां अगर सफ़ेद रंग के सीमेंट की बेचते हैं हम, तो इस पूरे सौदे पर और 6,400 बोरियां बेचते हैं स्लेटी रंग के सीमेंट की, तो दोनों को जब हम बेचते हैं तो पूरे सौदे पर कंपनी को ना ही लाभ होगा ना ही हानि होगी। यदि कंपनी 4,000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचती हैं तो उसे ना तो लाभ होगा ना ही हानि। अब इसके बाद अगला लास्ट प्रश्न है 9वां। निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। नफी 3 गुणा डैश डैश बराबर है 27, 5 गुणा डैश डैश बराबर है नफी 35। सी भाग है डैश डैश गुणा नफी 8 बराबर है नफी 56। डी भाग है डैश डैश गुणा नफी 12 बराबर है 132। मतलब नफी 3 को
किस पूर्णांक से गुणा की जाए कि प्लस का स्थायिश आ जाए, धनात्मक पूर्णांक स्थायिश आए। तो हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर। तो यहाँ 3 को अगर 9 से गुणा करते हैं तो 27 आएगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं है, यहाँ है -3। तो -3 को किस पूर्णांक से गुणा करें कि प्लस का 27 आए। तो हम देखेंगे क्योंकि प्लस का 27 है, ये तभी संभव है जब माइनस दोनों ही पूर्णांक ऋणात्मक होंगे या दोनों ही धनात्मक होंगे। तो यहाँ एक पूर्णांक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक होगा, तभी ये धनात्मक आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस भी प्लस ही होता है, लेकिन माइनस इंटू प्लस वो माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। दोनों ही ऋणात्मक होंगे तब उनका गुणनफल धनात्मक आएगा, या दोनों ही धनात्मक होंगे तब उनका गुणनफल धनात्मक आएगा, अन्यथा उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा। अगर एक पूर्णांक ऋणात्मक है दूसरा धनात्मक है तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर हम नफी 3 को किस पूर्णांक से गुणा करें, नफी 9 से, तभी ये 27 आएगा। 3 गुणा 9 तो 27 है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 27, तो यहाँ खाली स्थान में आ जाएगा -9। दूसरा है 5 को किस पूर्णांक से गुणा करें, 5 गुणा डैश डैश बराबर है नफी 35। अब यहाँ डैश डैश है तो यहाँ ऋणात्मक है, उत्तर में माइनस का साइन आना चाहिए। हम जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस, 5 प्लस का है, यहाँ कोई साइन नहीं लगा है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। एक पूर्णांक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक, तभी गुणनफल ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ ऋणात्मक कौन सी संख्या होगी, 5 7 35, तो -7। 5 गुणा नफी 7 बराबर है नफी 35, तो खाली स्थान में आएगा -7। इसी प्रकार अगले में 7 गुणा नफी 8 नफी 56 होगा, क्योंकि 7 धनात्मक है और नफी 8 ऋणात्मक है, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो यहाँ -56 चाहिए। लेकिन डी पार्ट में डैश डैश गुणा नफी 12 बराबर है 132, ये पूछा गया है कि खाली स्थान में क्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यहाँ धनात्मक है प्लस का। तो धनात्मक पूर्णांक कैसे प्राप्त होगा, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को यहाँ गुणा करते हैं या दोनों ही धनात्मक हो। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ऋणात्मक है तो दूसरा भी ऋणात्मक होना चाहिए। तो नफी 11 गुणा नफी 12, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 11 गुणा 12 132। तो इस प्रकार -11 गुणा -12 प्राप्त होता है प्लस का 132।